Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about position of Deputy Speaker. And this topic is important from our syllabus पेपर 3 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम देयर सेगमेंट 1B पॉलिटिकल प्रोसेसेस. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो देखिए, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए नितिन अग्रवाल, ये हैं नितिन अग्रवाल साहब. तो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए नितिन अग्रवाल हैज़ बीन नाउ इलेक्टेड एज डेप्यूटी स्पीकर इन द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. और वो भी तब जब हार्डली 5 months आर लेफ्ट इन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली 10 year. 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा. आपको पता है उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस आ रहे हैं. अब ये न्यूज़ में हम कवर क्यों कर रहे हैं? अगर कहीं पे कोई डिप्यूटी स्पीकर चुना गया तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो भी ज़रा समझेंगे. देखिए, नितिन अग्रवाल साहब, इन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के 2017 का इलेक्शन जीता था और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में आए थे. लेकिन बाद में इन्होंने अपनी लॉयल्टी स्विच कर ली बीजेपी की तरफ. तो आपको एग्ज़ाम में ये बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ये सब नहीं लिखना है. लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको इंपॉर्टेंट मुद्दा सिखाऊंगा, एंटी डिफेक्शन लॉ का. एंटी डिफेक्शन लॉ तो आप समझते ही हैं, लेकिन कैसे वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है वो हम आज समझेंगे. तो इन्होंने पार्टी स्विच कर ली, जीत करके आए समाजवादी पार्टी के टिकट से. लेकिन समाजवादी पार्टी के लीडरशिप की कोई भी बात मानते नहीं थे. ये बीजेपी वालों के हिसाब से वोट करते थे, उनके हिसाब से ये सारे के सारे डिसीजन या डिबेट करते थे. तो मुद्दा ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उन्होंने लॉयल्टी बदल ली. तो नेचुरली आपके मन में ख्याल आएगा कि तो इनको डिस्क्वालीफाई करा दिया जाना चाहिए. समाजवादी पार्टी को इन्हें डिस्क्वालीफाई करा देना चाहिए कि भाई इन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, तो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड. तो यही कोशिश की समाजवादी पार्टी ने. इन 2019 समाजवादी पार्टी सॉट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नितिन अग्रवाल फ्रॉम उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन मुद्दा ऐसा हुआ कि इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पिटीशन फाइल किया समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास, वो मामला आज तक पेंडिंग है. ये हैं उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर HN दीक्षित साहब, जो इनको नितिन अग्रवाल को डिप्यूटी स्पीकर बनने पे मिठाई खिलाते हुए देखे जा रहे हैं इस फोटो में. इन्होंने 1.5 साल से 2 साल से उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया. समाजवादी पार्टी ने डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन डाला कि भाई ये आदमी हमारे टिकट से इलेक्शन जीते और बाद में हमारी बातें नहीं मान रहे, सो ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड फॉर डिफेक्शन. बट देन द मैटर इज़ पेंडिंग विद द स्पीकर फॉर मोर देन 1.5 year. तो अब आपको समझ आ गया होगा. इस तरह के सवाल मुझसे पहले भी पूछे गए कि सर हाल फिलहाल में आसाम के अंदर भी इस तरह के 1-2 केसेस देखे गए हैं जहाँ पे लीडर्स ने पार्टी स्विच कर ली है, अपनी लॉयल्टी स्विच कर ली है, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं हो पा रहे हैं. क्यों? तो कारण है स्पीकर ही अगर कोई एक्शन नहीं लेगा तो क्या कर सकते हैं. आपको पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस में, एंटी डिफेक्शन लॉ में, आपको पता है कि इफ ए मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, देन दैट मेंबर शुड बी डिस्क्वालीफाइड. लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का पावर किसको दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? स्पीकर को इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स और चेयरमैन को इन द राज्यसभा. लॉ तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है साफ साफ कहता है दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन विल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट. वो बात अलग है कि बाद में किहोतो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज वाई द डिसीजन ऑफ द स्पीकर विल नॉट बी फाइनल एंड इट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. तो वो बात अलग है कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है कि सर मुझे गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया. लेकिन इस केस में क्या करें? इस केस में तो कुछ रिकोर्स ही नहीं है कि स्पीकर कुछ कर ही नहीं रहे. स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पिटीशन डाला गया, स्पीकर 1.5 साल 2 साल से कुछ कर ही नहीं रहे. जब भी अपोजिशन पार्टी करेगी सर इनको डिस्क्वालीफाई कीजिए, तो स्पीकर कहेगी हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, आप वेट कीजिए. अब ऐसा हो क्यों रहा है वो भी ज़रा समझिए. होता क्या है कि स्पीकर का जब इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या लोकसभा के अंदर, तो नेचुरली जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, यानी कि जिसकी सरकार है, उसी का रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर पोस्ट भी जीत जाता है.
तो नॉर्मली स्पीकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नॉन पार्टीशन होकर के डिसीजन ले, यानी कि एक बार जब वो स्पीकर की तरह चुन लिए गए तो किसी पार्टी या किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स के डायरेक्शन में उनका इंक्लिनेशन ना हो, वो हर तरीके से इम्पार्शियल होकर के फैसला ले। लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है, स्पीकर जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं उसकी तरफ एफिलिएशन रही जाती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एच एन दीक्षित साहब को, अब इनकी कहीं ना कहीं वहाँ की रूलिंग पार्टी बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं एफिलिएशन तो रहेगी ही, और इस कारण से जब ये समाजवादी पार्टी से अपना पोजीशन स्विच करके, मेंबरशिप स्विच करके बीजेपी की तरफ आए तो इनके खिलाफ ये केस ले ही नहीं रहे। 1.5 साल से 2 साल से मामला जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इस केस में कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट तो तब करेगा ना जब स्पीकर फैसला ले लेंगे, स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तब वो इंसान जा सकता है कोर्ट में कि नहीं नहीं सर मुझे गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया है, मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन जब स्पीकर बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, मामला पेंडिंग पर है इतने सालों से, उस केस में तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुद्दा ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जिस पर्पज़ से बनाया गया था कि भाई अगर कोई भी लीडर जो है वो पार्टी स्विच करता है, लॉयल्टी स्विच करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ पार्टीशनशिप सोन बाय द स्पीकर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकसभा। स्पीकर को अप्रूव करना होगा ना डिस्क्वालिफिकेशन, वो करते ही नहीं है, वो अपने पार्टी की तरफ लॉयल्टी खुद की दिखाते हैं, इसलिए उनके पार्टी के खिलाफ अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है तो जल्दी लेते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे साफ साफ डायरेक्शन दिया है। जरा देखिए क्या डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर्स को कहा कि फिनिश प्रोसीडिंग्स इन 3 months। सुप्रीम कोर्ट सेट्स 3 months एज द आउटर लिमिट फॉर स्पीकर्स टू कंक्लूड डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट डिफेक्टर, चाहे वो लोकसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो। 3 महीने का डेडलाइन फिक्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये स्पीकर्स मानते ही नहीं हैं। ऐसा ही ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था मणिपुर के केस में, जब मणिपुर कांग्रेस के एमएलए टी श्याम कुमार, इन्होंने अपनी पार्टी स्विच करके बीजेपी के लॉयल हो गए, और उसके बाद जब इनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस रजिस्टर किया कांग्रेस पार्टी ने, तो स्पीकर ने 2 साल तक कुछ फैसला ही नहीं सुनाया। तो इस केस में, इस मणिपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 3 महीने के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का इशू रिजॉल्व कर लिया जाना चाहिए, स्पीकर को अपना फैसला सुना देना है। लेकिन स्पीकर्स आर स्टिल नॉट फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिकमेंड किया था कि रादर दैन गिविंग पावर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन द हैंड्स ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, लेट अस सेट ए परमानेंट ट्रिब्यूनल टू डिसाइड द मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, एंड दिस ट्रिब्यूनल कुड बी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज। लेकिन ऐसा अभी तक सरकार ने, ट्रिब्यूनल के लिए भी आपको पता है कानून बनाना पड़ेगा, सरकार ने या लेजिस्लेटिव हमारी जो लोकसभा है उसने ऐसा कोई भी कानून अभी तक बनाया नहीं है। Supreme Court emphasizes that ensuring purity of anti-defection law under 10th schedule is vital to democracy functioning। लेकिन ऐसा हो कहाँ पा रहा है। अगर वही अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर जो है वो डिफेक्शन करे तो स्पीकर तुरंत एक्शन ले लेता है, रूलिंग पार्टी के फेवर में अगर कोई डिफेक्शन हो तो स्पीकर एक्शन लेते नहीं है। तो कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे डेमोक्रेसी जो है वो हैम्पर हो। उसको पार्टी जो है, खासकर वो रूलिंग पार्टी जिनका स्पीकर है, वो अपने हिसाब से इस एंटी डिफेक्शन लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीका के केस जैसा कि ये मणिपुर में हुआ, टी श्याम कुमार कांग्रेस में थे, स्विच होकर बीजेपी में आ गए और बीजेपी के स्पीकर थे तो उन्होंने कोई उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया 2 साल तक। इसी तरीके का केस यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जब नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के थे, अब वो स्विच होकर के बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आने के बाद अब डिप्टी स्पीकर भी चुने गए। उनके खिलाफ इतने सारे केसेस, पिटीशंस फाइल किए हैं समाजवादी पार्टी ने कि भाई इनको डिस्क्वालीफाई करो अंडर 10th शेड्यूल, लेकिन स्पीकर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे द स्पीकर्स हैव मिसयूज्ड देयर पावर एंड पोजीशंस गिवन अंडर 10th शेड्यूल and they have shown their inclination towards the party to which they belong, and this is not expected from position of speaker. It is expected that they remain impartial and non-partisan. इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 3 महीने के अंदर स्पीकर को अपना फैसला सुना देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए सरकार द्वारा कानून बना करके, लेकिन सरकार ने अभी तक इस तरह का कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं बनाया है। दिस कैन बी साइटेड एज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में हाल फिलहाल में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट देखे गए हैं। कल भी हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल देखा था जहाँ पे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर के जुडिशरी ने क्वेश्चन रेज किया कि भाई ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में आपने सारे के सारे पावर सरकार को दे दिए हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट टू द ट्रिब्यूनल्स, तो हमारा क्या काम है? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी
जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज हेड होते हैं, उस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को बेवजह का बैठा रखा है आपने, ये क्यों बैठा रखा है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो भी एक कन्फ्रंटेशन देखा था हमने रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ये भी एक हम कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वांट्स दैट देयर शुड बी ए सेपरेट ट्रिब्यूनल फॉर मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन इन द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन, बट सो फार द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी डिसीजन। उसके अलावा जब डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट की बात चली है तो इस आर्टिकल में डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट को लेकर के, तो उसको भी एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा, शैल as soon as may be choose two members of the house to be respectively chosen as speaker and deputy speaker so often as the office of the speaker or the deputy speaker becomes vacant। सरल शब्दों में कहा जाए तो आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा यानी जो हाउस ऑफ द पीपल है वो अपने मेंबर्स के से बीच में से ही दो लोगों को चुने टू एक्ट एज स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। अगर जैसे ही डेप्टी स्पीकर या स्पीकर का पोस्ट खाली होता है आपको लोकसभा को चुन देना है अगला स्पीकर या डेप्टी स्पीकर। और इसी तरीके से आर्टिकल 178 टॉक्स अबाउट सिलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 93 फॉर स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर इन लोकसभा, आर्टिकल 178 फॉर स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब इससे इस दोनों स्टेटमेंट से हम क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड शैल लिखा हुआ है कि द हाउस ऑफ द पीपल शैल, इस वर्ड शैल का मतलब है कि इट इज़ नॉट जस्ट मैंडेटरी फॉर द लोकसभा इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू इलेक्ट स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर, बट इट ऑल्सो मस्ट बी डन एट अर्लीएस्ट। क्या मतलब इसका? देखिए, जैसे स्पीकर हैं ये, ठीक है, ओम बिरला साहब लोकसभा के। अब अगर इनका पोस्ट जैसे ही खाली होता है किसी भी कारण से, ये रिज़ाइन कर दें या जो भी हो जाए, डेथ हो जाए, भगवान न करे लेकिन ऐसा हो जाए, किसी भी कारण से अगर खाली हो जाता है तो जो हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा है, दैट शैल यानी कि इट मस्ट मैंडेटरीली एंड एट द अर्लीएस्ट इलेक्ट अनदर पर्सन फॉर दिस पोस्ट। तो ऐसा लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर या डेप्टी स्पीकर चुनना लोकसभा या राज्यसभा के, लोकसभा के मन पे नहीं है, उनके लिए मैंडेटरी है। फ्रॉम दिस वर्ड शैल, आर्टिकल 93 के इस वर्ड शैल से पता चलता है कि उनके लिए मैंडेटरी है कि आप अपना स्पीकर जल्दी से जल्दी चुने अगर वो पोस्ट खाली हो जाता है तो, डेप्टी स्पीकर जल्दी से जल्दी चुने अगर वो पोस्ट खाली हो जाता है तो। लेकिन एक और प्रॉब्लम हो रही है इस आर्टिकल की मदद से हमें पता चलता है कि स्पीकर का तो पोस्ट ओम बिरला साहब संभाल रहे हैं लोकसभा में, लेकिन पिछले 2 सालों से डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट लोकसभा में खाली है। ये भी एक तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन है जो भारत सरकार ले रही है। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है कि भाई, लिखा है जब आर्टिकल 93 कि स्पीकर और डेप्टी स्पीकर को जल्दी से जल्दी चुना जाए, यानी कि इट्स मैंडेटरी एंड दे मस्ट बी इलेक्टेड अर्लीएस्ट, जब जल्दी जल्दी चुना जाए और मैंडेटरी तरीके से चुना जाए, तब भी आपने 2 साल से डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली कर रखा है। सो इट इज़ एन अनदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर दैट इज़ बीइंग फॉलोड। तो 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हाल फिलहाल में चल रही हैं। एक तो डिप्टी स्पीकर को चुना नहीं जा रहा है, और दूसरा जो स्पीकर का पोस्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका मिसयूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंटी डिफेक्शन लॉ बीइंग एप्लीकेबल टू दोज लेजिस्लेचर्स हु आर स्विचिंग देयर पॉलिटिकल लॉयल्टी इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी, स्पेशली द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। तो बीजेपी वाली जो सरकार जिस स्टेट्स में है वहाँ के अगर स्पीकर वो डिसीजन नहीं ले रहे एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ, तो ये सब प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। दैट्स वाई एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ बिकम सॉर्ट ऑफ डिसफंक्शनल लॉ। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको कुछ हिस्टोरिकल, अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो आपको पता चल जाएगा कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बेवजह का है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यू सी, जो हमारे पहले स्पीकर थे लोकसभा के GV मावलंकर साहब, ही डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब कि रिटायरमेंट से पहले उनकी डेथ हो गई। जब वो स्पीकर थे लोकसभा के तभी उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई तो उस टाइम में M आनंद अयंगर साहब डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने तुरंत एक्टिंग स्पीकर का पोस्ट ले लिया। तो डिप्टी स्पीकर का काम यही होता है कि मान लो किसी कारण से भी स्पीकर रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए, तो डिप्टी स्पीकर वो पोस्ट संभाल ले। तो डिप्टी स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी सरकार, मौजूदा सरकार जो डिप्टी स्पीकर चुन ही नहीं रही है। इसी तरीके का केस हुआ था 13th लोकसभा में, जब उस टाइम के स्पीकर GMC बाला योगी की डेथ हुई थी, तो उस टाइम के डिप्टी स्पीकर PM सईद ने तुरंत एक्टिंग स्पीकर का पोस्ट ले लिया था, मतलब स्पीकर की तरह एक्ट करने लगे थे। बाद में मनोहर जोशी वाज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो
डिप्टी स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट है, सरकार को ये समझना चाहिए और उनको डिप्टी स्पीकर पोस्ट के लिए इलेक्शन करा करके उस पोस्ट को फिल करना चाहिए इन लोकसभा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Kushinagar Airport, and this topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. It is also important from our syllabus paper 2 culture point of view. तो समझते हैं। देखिए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा सिटी है। कुशीनगर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है। As I said, this airport, Kushinagar Airport, is in eastern Uttar Pradesh and it will be third international airport in Uttar Pradesh. कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाया गया है? डिस्पाइट बीइंग ए स्मॉल सिटी, छोटा सिटी होने के बावजूद भी इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए बनाया गया है बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। देश विदेशों से यहाँ पे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आना चाहते हैं और इसलिए इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है कुशीनगर को। एंड एज आई सेड दैट्स इट व्हाई इंडिया हैज़ डेवलप्ड कुशीनगर एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कुशीनगर के बारे में कुछ समझते हैं। कुशीनगर के अलावा बुद्धा के जीवन से जुड़े हुए हर इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कुशीनगर, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। कुशीनगर का क्या सिग्निफिकेंस है वो समझेंगे, उसके पहले बाकी सारे प्लेसेस जो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है उनको भी जरा देखते हैं। लुम्बिनी जो नेपाल में है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय में, लुम्बिनी इज बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इन नेपाल। बोध गया बिहार में है, इट इज़ द प्लेस वेयर ही अचीव्ड इनलाइटनमेंट या निर्वाण। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के नज़दीक, यहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। और कुशीनगर ये भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, इट इज़ वेयर ही पास्ड इनटू महापरिनिर्वाण, मतलब यहाँ पे बुद्धा की डेथ हुई थी। और कुशीनगर के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, इनको पहली बार एक्सकेवेट किया था दो ब्रिटिश एक्सकेवेशनिस्ट्स, अलेक्जेंडर कनिंगम ने और एसीएल कार्लाइल ने। तो ये दो नाम याद रखना, पीटी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कुशीनगर को पहली बार एक्सकेवेट किसने किया था। तो दो ब्रिटिश एक्सकेवेनिस्ट और आप आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम एंड एसीएल कार्लाइल। ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की गई थी इन ईयर 1876। कुशीनगर का एक और इंपॉर्टेंट समझिए, कुशीनगर इज ओनली और इज अमंग द वेरी फ्यू प्लेसेज इन इंडिया वेयर द बुद्धा इज डिपिक्टेड इन रिक्लाइनिंग फॉर्म। तो ये देखिए रिक्लाइनिंग बुद्धा, और कुशीनगर इंडिया के गिने चुने बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट्स में से है जहाँ पे बुद्धा को रिक्लाइनिंग फॉर्म में दिखाया गया है। इंडिया में जनरली बुद्धा रिक्लाइनिंग फॉर्मेट में दिखते नहीं हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा वगैरह में दिखते हैं, रिक्लाइनिंग में कुशीनगर में ही दिखते हैं। और उसके अलावा एक दो साइट्स और हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुशीनगर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम कल्चर सेगमेंट, इट इज अबाउट मेरा हाउचोंगबा फेस्टिवल। ये जो टॉपिक है एटमैक्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगता है प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। मेरा हाउचोंगबा फेस्टिवल इस फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। यहाँ पे कैसा है कि पीपल एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। As I said, Mera Haochongba festival includes cultural dance and songs, और it is mainly celebrated in order to symbolize brotherhood and unity in Manipur. It is also celebrated in order to strengthen ties between hills and valley people of Manipur. क्योंकि मणिपुर के जो वैली लोग हैं वो मेथीस और हिली लोग जो हैं वो नागाज और मनीज जो हैं उनके बीच में एक तरह की हॉस्टिलिटी रहती है। तो मेरा हाउचोंगबा फेस्टिवल मना करके दोनों के बीच में डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश की जाती है। मेरा हाउचोंगबा फेस्टिवल स्टार्ट किया था मणिपुर के राजा ने सेलिब्रेट करना एज द होस्ट एट हिज मणिपुर रॉयल पैलेस, जिसका नाम सना कोनुंग भी है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट गुवाहाटी लेडी फॉर यूनाइटेड नेशन मीट। ये टॉपिक एटमैक्स आने वाले एपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे, इसके लिए मैंने यहाँ कवर किया है। जब अगला एपीएससी प्रीलिम्स आएगा उसके पहले आप इसको रिवाइज कर लेना। तो देखिए छोटा सा न्यूज़ है, दिशा सरकार फ्रॉम गुवाहाटी has been nominated as an official delegate to attend the meeting session of United Nations Climate Change Conference COP Conference of Party number 26 as an observer। तो भाई आपको पता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है इस साल
नवंबर महीने में, एंड दैट इज़ टू बी हेल्ड एट ग्लासगो इन स्कॉटलैंड। तो वहाँ पे गुवाहाटी की लेडी हैं दिशा परमार जी, इनको चुना गया है टू रिप्रेजेंट इंडियन डेलीगेट्स एज एन ऑब्जर्वर मेंबर। तो वहाँ वो ऑब्जर्व करेंगी, पूरे के पूरे सेशन को ऑब्जर्व करेंगी। गुवाहाटी से हैं ये, इसलिए मुझे लगता है कि APSC प्रीलिम्स में ये सवाल इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब कल एक क्वेरी आया है, कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बीच का अंतर जरा समझा दीजिए। तो कल हमने इस पे बात की थी, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बीच का अंतर आपको समझाता हूँ। देखिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट लॉ दैट इज ड्यूली इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर or the concerned body is valid if it has followed correct procedure. Following this doctrine means that a person can be deprived of his life or personal liberty according to the procedure established by law. ये तो हो गया डेफिनीशन। इसका क्या मतलब हुआ वो इस आने वाली इमेज की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये है लेजिस्लेचर, हमारे देश की पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, ठीक है। और अगर लेजिस्लेचर ने, कानून बनाने वाली बॉडी ने एक कानून बनाया, और कानून इस तरह से बनाया कि जिसमें जो भी प्रोसीजर है उसको ठीक तरीके से फॉलो किया है, तो ध्यान से पढ़िए, इट मीन्स दैट द लॉ दैट इज ड्यूली इनैक्टेड, यानी कि कानून बनाने वाली बॉडी अगर सही ठीक तरीके से जो भी प्रोसीजर है कि भाई मेजॉरिटी वोट्स होना चाहिए, ऐसे बिल डिस्कस होना चाहिए, सब कुछ करके अगर वो एक कानून बनाते हैं तो फिर वो कानून वैलिड होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट ऑफ द कानून, कंटेंट ऑफ द लॉ। पास कानून में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, जो भी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, अगर उसको फॉलो करके ये कानून बनाया है तो वो कानून वैलिड माना जाएगा, चाहे उस कानून के अंदर कुछ भी लिखा हो। सो द लॉ विल बी वैलिड if the legislature has made a law following the due process enacted by the constitution irrespective of the content of the law. For example, irrespective of the content of law पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि लेजिस्लेचर ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके कि हाफ मेजॉरिटी वाला यस वोट हो, सब करके ऐसा कानून बना दिया कि एनीवन हु इज़ फाउंड वायलेटिंग ट्रैफिक लॉज विल बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, कि अगर तुमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो अब तुम्हें फांसी चढ़ाई जाएगी। सुन के कितना वाहियात कानून लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? कि भाई ट्रैफिक सिग्नल गलती से भी टूट गया तो फांसी चढ़ाओगे क्या? लेकिन अगर कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अगर इस पॉलिसी को फॉलो करता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और यानी कि वहाँ के लेजिस्लेचर अगर प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके ये कानून बना देते हैं तो फिर ये कानून एप्लीकेबल होगा और इसको कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, जुडिशरी भी कैंसिल नहीं कर सकती। अब जुडिशरी का काम क्या होगा? पुलिस वाले पकड़ेंगे इस इंसान को कि भाई तुमने वायलेट कर दिया भाई ये ट्रैफिक रूल, अब चलो तुम कोर्ट में चलो। और कोर्ट में जाके पुलिस वाले अगर साबित कर दिए कि सर ये देखिए ये आदमी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया है और कानून है कि ट्रैफिक रूल वायलेट करने पे कैपिटल पनिशमेंट, तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, जज कुछ नहीं कर सकता, जज को इस इंसान को फांसी चढ़ानी ही होगी। मुद्दा ये है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट भाई कानून वैलिड होगा अगर लेजिस्लेचर ने कानून प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बनाया है तो। लेकिन ठीक इसके विपरीत होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ टू डिप्राइव लाइफ एंड लिबर्टी of a person but also sees whether the law is fair, just and not arbitrary. If the Supreme Court finds that any law is not fair, it will declare it null and void. The doctrine provides for more fair treatment of individual rights. इसमें क्या कह रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? बिल्कुल उल्टा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का। ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि यार तुम्हारा कानून ही बेकार है, तुमने एक ऐसा कानून बना दिया, ठीक है तुमने प्रोसीजर ठीक फॉलो किया है, लेकिन तुमने एक किस तरह का कानून बना दिया, एक कानून अनफेयर है, तो कोर्ट जो है वो कानून को भी अनफेयर और इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। इफ़ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉलोज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देन ऐसा हो सकता है। तो देखिए अगर कोई भी संविधान या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ये फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो क्या होगा ज़रा समझिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लेजिस्लेचर ने कानून बनाया कि ट्रैफिक लॉ के वायलेशन पे कैपिटल पनिशमेंट, पुलिस वालों ने पकड़ा इस इंसान को कि तुमने तो ट्रैफिक लॉ वायलेट किया, चलो कोर्ट चलो। जुडिशरी कहेगी कि ये कैसा कानून है, तो पुलिस वाले बोलेंगे सर कानून ऐसा है, उस कानून के हिसाब से हम पकड़ के ले आए इस इंसान को और आप इसको फांसी की सज़ा सुनाइए। जुडिशरी बोलेगी फांसी की सज़ा तो हम नहीं सुनाएंगे, ये तुम्हारा कानून ही वाहियात है, हम तुम्हारे कानून को ही
रिजेक्ट कर देंगे, नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर देंगे, बिकॉज वी फील दैट दिस लॉ इज अनफेयर। अरे किसी से भी ट्रैफिक सिग्नल थोड़ा बहुत वायलेट हो सकता है, जुडिशरी कहेगा फांसी तो नहीं सुनाएंगे हम उल्टा तुम्हारे इस कानून को भी नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर देंगे। तो इससे आपको क्या बात पता चलती है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जा रहा है तो वहाँ पे लेजिस्लेचर सुप्रीम हो जाता है, ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और जुडिशरी को चुपचाप से लेजिस्लेचर के कानून के हिसाब से चलना होता है। लेकिन अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या सिस्टम में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है तो वहाँ पे लेजिस्लेचर जो कानून बना रहा है, जुडिशरी उस कानून को भी कैंसिल कर सकता है। तो जुडिशरी बिकम सुपर पावरफुल। और यही कल के केस में भी हो रहा था कि जुडिशरी कह रही है कि तुम्हारा रिफॉर्म्स एक्ट, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट गलत है, इसको चेंज करो। तो लेजिस्लेचर कह रहा था कि सर प्लीज़ डोंट ट्राई टू एक्ट एज ए सुपर लेजिस्लेचर। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि इंडिया में हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी साफ साफ लिखा नहीं है कि वी विल बी फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ब्रिटेन में, यूके में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर सबसे पावरफुल है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के नीचे आता है। यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, यानी कि वहाँ की जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है लेजिस्लेचर से। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जब कुछ नहीं लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अल्टीमेट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका केस 1978 में डिस्कस करके बताया, एलाबोरेट करके बताया, इंटरप्रेट करके बताया कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे। मतलब हम सिर्फ कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे कि कानून ऐसा ऐसा है तो उस हिसाब से अपना डिसीजन नहीं सुनाएंगे। हम कानून को भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो कानून बना है वो कानून फेयर है कि नहीं। भले वो कानून सही प्रोसीजर से बना होगा तो भी अगर वो कानून फेयर नहीं है तो हम मानने से इनकार कर देंगे। और यही किया है कल के सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तुम्हारा जो रिफॉर्म्स एक्ट है, रिफॉर्म्स एक्ट 2021, ये फेयर नहीं लग रहा हमें। अगर रिफॉर्म्स एक्ट में तुम सरकार को सारे पावर दे रहे हो ट्रिब्यूनल के अपॉइंटमेंट का, तो फिर ये सिलेक्शन कम सर्च कमेटी का मतलब क्या हुआ। तो ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इंडिया में मेनका केस के बाद से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हम करते हैं, और इस कारण से इंडिया में जुडिशरी हैज़ बिकम वेरी पावरफुल एंड दैट हैज़ अलाउड स्कोप फॉर जुडिशरी टू मूव टू जुडिशियल एक्टिविज्म, and that is sometimes also criticized as judicial overreach। मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ समझाने की। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख करके बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। आई ट्राइड माई बेस्ट। आपको समझ आया देन आई विल फील गुड कि चलिए इतनी मेहनत काम आई। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू कुड अंडरस्टैंड इट और नॉट। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फ्रांस। And which of the following statement is true about hypersonic glide vehicle? It has maneuvering at capability and atmosphere re-entering capacity. Absolutely correct. But the chances of getting detected by radar is lesser, not higher, as compared to ballistic missiles. So the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.